इस अंक में हम आपको ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका और शॉक थेरेपी क्या होती है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सन 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव बने और वो अपनी नई सोच लेकर आए। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता को बहाल करने की कोशिश की और अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने की कोशिश की। इसके लिए दो नीतियां उनकी प्रमुख हैं, पहली ग्लासनोस्त और दूसरी पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त कहते हैं खुलापन। इसके तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति को आत्मसात किया गया और विश्व के अन्य देशों से सोवियत रूस का संपर्क स्थापित किया गया। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है फिर से निर्माण करना, आर्थिक नवनिर्माण जिसे हम कह सकते हैं। आर्थिक नवनिर्माण के अंतर्गत निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जाना था, पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी थी जिससे अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो सके। लेनिन के समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी वो खत्म हो गई थी, जिसमें लोगों के साथ जानवर की तरह व्यवहार किया जाता था। अब निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। गोर्बाचोव की दृष्टि में समाजवादी राज्य को बचाने के लिए यही विकल्प उपस्थित था। अब हम शॉक थेरेपी क्या होती है इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि हम जानते हैं 1991 में सोवियत संघ टूटा और 15 गणराज्यों में विभक्त हो गया, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक ढांचा पूरी तरीके से बिखर चुका था और इनको आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। इसलिए इन्होंने एक विशेष प्रकार का मॉडल अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपनाया, जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित था। इस मॉडल को नाम दिया गया शॉक थेरेपी, जिसका अर्थ होता है चोट पहुंचाकर या आघात पहुंचाकर इलाज करना। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा रहा। शॉक थेरेपी के अनुसार राज्य की संपत्ति का निजीकरण करना था और औद्योगिक ढांचे को बहुत शीघ्रता से अपनाने की बात इसमें कही गई। सामूहिक खेती को निजी खेती में बदला जाना था और पूंजीवादी प्रणाली से खेती आरंभ की जानी थी और इस प्रकार की व्यवस्थाएं इन गणराज्यों ने अतिशीघ्र अपना ली। वित्तीय खुलापन स्वीकार किया गया, बाजार प्रतिस्पर्धा को स्वीकार कर लिया गया और पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार मुद्राओं का आपसी विनिमय किया गया। इस काल में सोवियत संघ के खेमों में जो राष्ट्र थे उनके बीच व्यापारिक समझौते टूट गए और पश्चिमी देशों से वो सीधे जाकर जुड़ गए। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर इतनी जल्दी ये रास्ता तय करना बिल्कुल भी उचित नहीं था, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था को जितनी जल्दी अपनाया गया उतनी जल्दी उसकी असफलता, नाकामयाबी सामने आ गई, क्योंकि जनता को समाजवादी व्यवस्था की लगभग आदत पड़ चुकी थी। इसलिए जनता ने इसे स्वीकार तो बाद में करती, ये समझ ही नहीं पाई कि आखिर नीति कौन सी अपनाई जा रही है अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और सकारात्मक परिणाम समाज के लिए देते हैं। जो परिवर्तन अति शीघ्रता में होते हैं
वो मुश्किलात पैदा करते हैं। साम्यवादी शासन पर शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, अब हम बता रहे हैं। नंबर 1, पूर्व सोवियत रूस के द्वारा जो नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरीके से बिखर गया और पूंजीवादी व्यवस्था ने जो औद्योगिक ढांचा अपनाया था वो भी पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रहा था। नंबर 2, महाबिक्री की जानी थी, इसके लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र सौंपे गए, लेकिन ये अधिकार पत्र उन्होंने काला बाजारियों के हाथों बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की अत्यंत आवश्यकता थी। नंबर 3, सामूहिक खेती प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और खाद्यान्न को आयात करना पड़ा, खाद्यान्न सुरक्षा भी समाप्त हो गई। नंबर 4, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट देखने को मिली और लोगों की जमा पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। नंबर 5, 1999 का सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो गया था। नंबर 6, एक माफिया वर्ग ऐसा उभरा जिसने पूरी अर्थव्यवस्था पर अपना शिकंजा कस लिया। आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथों में लगभग उसने ले लिया। नंबर 7, अमीर और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी जिससे आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई और जनता में आर्थिक रोष पैदा हो गया। नंबर 8, शीघ्रता में संविधान का निर्माण किया गया और राष्ट्रपति को कार्यपालिका का मुखिया बनाया गया और उसे समस्त शक्तियां प्रदान कर दी गई। संसद मात्र कमज़ोर संस्था बनकर रह गई। इस प्रकार हम देखते हैं शॉक थेरेपी के सोवियत रूस के लिए गंभीर परिणाम सामने आए और पूंजीवाद को अपनाने में उसने शीघ्रता दिखाई और इस शीघ्रता का परिणाम ये था कि जो उसकी रही सही अर्थव्यवस्था थी वो भी चरमरा गई।